एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ चार आसान से वाक्यों को दोहराने से कोई अपने दुख ठीक कर ले, रिश्ते सुधार ले, यहाँ तक कि अपनी किस्मत भी बदल दे? किसी विजन बोर्ड या एफर्मेशंस की भी जरूरत नहीं, बस वो चार शांत वाक्य। सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? बिल्कुल। और यही तो इसकी सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ लाखों लोग हैं जो इसकी कसम खाते हैं, आपको इंटरनेट पर ऐसी कहानियों की मतलब बाढ़ मिल जाएगी। और दूसरी तरफ आलोचक हैं, वो इसे सिरे से खारिज कर देते हैं, कहते हैं सब मनोवैज्ञानिक बकवास है। और यहीं से आज की हमारी बातचीत शुरू होती है। क्या होओपोनोपोनो सच में एक भूला हुआ प्राचीन उपचार का तरीका है, या ये सिर्फ एक सुंदर सा भ्रम है जो हमें असल काम करने से रोकता है? और ये सवाल आज के दौर में हमारी इस मैनिफेस्टेशन कल्चर में और भी जरूरी हो गया है। हाँ, हर जगह यही सुनने को मिलता है, सोचो और वो तुम्हारा होगा, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ। बिल्कुल। और होपोनोपोनो को भी एक तरह से इसी दुनिया में खींच लिया गया है। इसे अब किसी भी चीज को आकर्षित करने के एक जादुई मंत्र की तरह बेचा जा रहा है। तो आज हमारा मकसद साफ है। हम इसे पूजने या इसका मजाक उड़ाने के लिए यहाँ नहीं है। हम इसे ईमानदारी से समझना चाहते हैं, इसकी जड़ें कहाँ हैं, इसका असली मकसद क्या था, और सबसे जरूरी, ये कब खतरनाक हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखिए, सबसे खतरनाक झूठ वो नहीं होते जो साफ साफ झूठ लगें। सबसे खतरनाक होते हैं वो आधे सच जो उम्मीद में लिपटे हुए आते हैं। बहुत अच्छी बात कही। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है, होओपोनोपोनो की शुरुआत किसी चीज को पाने के हैक के तौर पर नहीं हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्राचीन हवाईयन संस्कृति से आया है, और वहां इसका मतलब था चीजों को सही करना या एक गलती को सुधारना। हाँ, संतुलन वापस लाना। और यहीं पर मतलब सबसे बड़ा फर्क है इसके मूल रूप और आज के आधुनिक रूप में। मूल रूप से होओपोनोपोनो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई अकेले में बैठकर करे। ये एक सामूहिक प्रक्रिया थी, एक कम्युनिटी हीलिंग का तरीका। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह की ग्रुप थेरेपी जैसा था, किसी पर्सनल मंत्र जैसा नहीं? बिल्कुल सही। परिवार या समुदाय के लोग इकट्ठा होते थे, एक मध्यस्थ होता था जिसे काहुना कहते थे, उसकी देखरेख में सब होता था। विवादों पर खुलकर बात होती थी, गलतियां स्वीकार की जाती थी, जिम्मेदारी साझा की जाती थी। लक्ष्य किसी खास नतीजे को आकर्षित करना नहीं था। तो फिर लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना, समुदाय में सद्भाव वापस लाना। तो इसके पीछे का जो मूल विश्वास था, वो लोग असल में किस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे थे? उनका मानना था कि गुस्सा, अपराधबोध, नाराजगी, ये जो भावनात्मक गंदगी है, ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को बीमार करती है। अच्छा। हाँ, वो मान लेते कि ये नकारात्मक ऊर्जा कलह और यहाँ तक कि शारीरिक बीमारियों की वजह भी बन सकती है। तो उनके लिए इलाज का मतलब था इन भावनात्मक गांठों को खोलना, रिश्तों को साफ करना। ये तो उस होओपोनोपोनो से बिल्कुल ही अलग है जिसके बारे में मैंने सुना है। तो फिर एक पूरी सामुदायिक प्रक्रिया को एक व्यक्तिगत 4 वाक्यों के मंत्र में किसने बदला? ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? ये बदलाव धीरे धीरे आया, खासकर 2वीं सदी में। एक हवाईयन हीलर थी, मोर्ना सिमियोना। उन्होंने इसे अपडेट किया। ओके। उन्होंने इसे नाम दिया सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होओपोनोपोनो, और उन्होंने ही इस सामुदायिक प्रक्रिया को एक व्यक्तिगत अभ्यास में बदल दिया। अब किसी बाहरी मध्यस्थ की जरूरत नहीं थी। और फिर वहां से मुझे लगता है सेल्फ हेल्प गुरुओं ने इसे हाथों हाथ ले लिया होगा। बिल्कुल। इस बदलाव ने इसे पोर्टेबल बना दिया, बेचने में आसान बना दिया। अब आपको किसी समुदाय की जरूरत नहीं, आप कहीं भी कभी भी ये कर सकते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में इसका जो गहरा अर्थ था वो कहीं खो गया। मतलब जो चीज जिम्मेदारी लेने के लिए थी, वो अब इच्छाओं को पूरा करने का साधन बन गई। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस आधुनिक बदलाव पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आज की मैनिफेस्टेशन दुनिया ने तो इसका नैरेटिव ही बदल दिया है। इन वाक्यों को दोहराओ और तुम्हारी बाहरी दुनिया बदल जाएगी। हाँ, और ये सुनने में बहुत सशक्त लगता है, लेकिन ये सूक्ष्म रूप से इसके असली मतलब को बदल देता है। कैसे? देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। मूल होओपोनोपोनो का सवाल था, इस समस्या में मेरा हिस्सा कहाँ है? मेरी कौन सी यादें या धाराएं इस स्थिति को बना रही हैं? यह गहरी आत्म जिम्मेदारी की मांग करता है। जबकि आज की सोच कुछ ऐसी है कि अगर मैं ये मंत्र काफी बार दोहराऊं तो ब्रह्मांड इसे मेरे लिए ठीक कर देगा। और यहीं पर खतरा है। पहला तरीका सक्रिय भागीदारी की मांग करता है, आत्मविश्लेषण की। दूसरा तरीका
वो आपको निष्क्रिय आशा की ओर ले जा सकता है। मतलब असल दुनिया में कुछ करने के बजाय बस उम्मीद करना। हाँ, और इसी के केंद्र में है वो 4 वाक्यांश। चलिए उन पर आते हैं। मैं ये समझने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि उनका असली मतलब क्या है, वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर कैसे काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इन्हें बस जादुई शब्द समझते हैं। बिल्कुल, और ये सबसे दिलचस्प हिस्सा है। पहला वाक्यांश है आई एम सॉरी या मुझे खेद है। हाँ अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये किसी गलती के लिए माफी मांगना है। हाँ, और यहीं पर मैं हमेशा अटक जाती थी। अगर कोई और मेरे साथ कुछ गलत करता है तो भी मैं आई एम सॉरी क्यों कहूँ? ये तो बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को ही दोषी ठहरा रही हूँ। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। यहाँ आई एम सॉरी का मतलब ये नहीं है कि ये मेरी गलती है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है मुझे इस बात का खेद है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है, कोई याद, कोई विश्वास, कोई प्रोग्रामिंग, जो इस बाहरी अनुभव को पैदा कर रहा है या उस पर इस तरह से प्रतिक्रिया कर रहा है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक रूप से ये वाक्यांश इनकार को तोड़ता है। ये दोष को बाहर मढ़ने की प्रवृत्ति को रोकता है। ये उनकी गलती है से इसका मुझ पर असर पड़ रहा है और मैं अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेता हूं की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो ये अपनी आंतरिक स्थिति को स्वीकार करना है, ये समझ में आया। अब दूसरा वाक्यांश, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कर दो। ये माफी किससे मांगी जा रही है? ये भी कोई बाहरी अनुरोध नहीं है, ये रिहाई के लिए एक आंतरिक अनुरोध है। मतलब? यहां माफी का मतलब है मुझे खुद को इस नकारात्मक भावना से सजा देना बंद करने में मदद करो। ये अपने आप से या डिवाइन से माफी मांगना है, इस बात के लिए कि आपने अनजाने में इस दर्दनाक याद को अपने अंदर रखा हुआ है। स्टडीज में भी ये देखा गया है कि माफी, चाहे खुद को दी जाए या दूसरों को, तनाव और कोर्टिसोल के स्तर को कम करती है। ये वाक्यांश हमारे अंदर के प्रतिरोध को नरम करता है। ये तो बहुत गहरा है। तीसरा वाक्यांश है थैंक यू या धन्यवाद। अब ये तो काफी सीधा लगता है। बाद उस समस्या के लिए? हाँ, आप उस समस्या के लिए धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको आपके अंदर की उस चीज को दिखाया जिसे सफाई की जरूरत थी। मनोवैज्ञानिक तौर पर कृतज्ञता जो है वो मस्तिष्क के खतरे वाले सर्किट को शांत करती है। ये फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर निकलने का एक तरीका है। और आखिरी वाक्यांश, जो शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये किसके लिए है? ये रोमांटिक नहीं बल्कि एकीकृत करने वाला है। ये प्यार उस नकारात्मक याद, उस दर्दनाक भावना और खुद के उस हिस्से के लिए है जो कष्ट में है। आप नफरत या डर को प्यार से साफ कर रहे हैं। विज्ञान भी कहता है कि आत्म करुणा मतलब सेल्फ कंपैशन हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जो शरीर का हीलिंग मोड है। सरल शब्दों में ये आपके शरीर को बताता है कि वो सुरक्षित है और सुरक्षा से ही उपचार शुरू होता है। यह विश्लेषण तो कमाल का है। एक बात जो यहाँ साफ तौर पर उभर कर आ रही है वो ये है कि इन वाक्यांशों में से कोई भी पैसे या सफलता का वादा नहीं करता। बिल्कुल नहीं। ये सब पहले आपके अंदर काम करते हैं और शायद यही वो चाबी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एकदम सही। ये एक आंतरिक सफाई का उपकरण है, बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो अगर कोई इसे सही तरीके से अभ्यास करना चाहे तो उसका तरीका क्या होगा? मान लीजिए कोई काम पर अपने बॉस की किसी बात से बहुत परेशान है, तो वो इसे कैसे इस्तेमाल करेगा? बहुत अच्छा उदाहरण है। इसके 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, ट्रिगर को पहचानें। इस मामले में वो गुस्सा या तनाव जो बॉस की बात से पैदा हुआ। ठीक है। और ध्यान दें, आपको बॉस की पूरी कहानी पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने अंदर उठ रही भावना को पहचानना है। अच्छा, तो कहानी पर नहीं, भावना पर फोकस करना है। आगे? दूसरा स्टेप, उस भावना के साथ बैठें। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। हम तुरंत उस भावना से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपको उसे महसूस करना है बिना किसी जजमेंट के। और फिर वाक्यांशों को दोहराना है? हाँ, ये तीसरा स्टेप है। 4 वाक्यांशों को धीरे धीरे शांति से दोहराएं। मुझे खेद है, कृपया मुझे माफ कर दो, धन्यवाद, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इसे रटना नहीं है, महसूस करना है। और ये कब तक करना है? और ये चौथा स्टेप है। तब तक दोहराएं जब तक भावना का आवेग कम न हो जाए। लक्ष्य ये नहीं है कि बॉस बदल जाए, लक्ष्य ये है कि आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया शांत हो जाए। जब आप अंदर से शांति महसूस करने लगें, तब आप रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा अभ्यास एक आंतरिक बदलाव पर केंद्रित है, लेकिन जो गुरु इसे बेचते हैं वे तो बाहरी नतीजों का वादा करते हैं, बेहतर रिश्ते, ज्यादा पैसा। हाँ, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या इससे सच में कुछ आकर्षित किया जा सकता है?
चलिए इस विवादित सवाल पर आते हैं। इसका सीधा और ईमानदार जवाब है नहीं, ये जादुई रूप से वास्तविकता को नहीं बदलता है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, ये उस व्यक्ति को बदलता है जो वास्तविकता के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। इसे थोड़ा और समझाइए। जरूर। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा पैसों की तंगी में रहता है और होपनोपनो का अभ्यास शुरू करता है। वो पैसों को लेकर अपनी चिंता और डर की भावनाओं पर काम करता है। अब अभ्यास करने से उसके बैंक अकाउंट में जादुई तरीके से पैसे नहीं आएंगे, लेकिन होगा क्या? पैसों को लेकर उसका डर और तनाव कम हो जाएगा, जिससे वो शायद बेहतर वित्तीय निर्णय ले पाएगा। बिल्कुल। जब वो डर से काम नहीं कर रहा तो शायद वो नौकरी के इंटरव्यू में ज्यादा आत्मविश्वास से बात करेगा, या शायद वो खर्च करने की अपनी बुरी आदतों को पहचान पाएगा जो तनाव की वजह से थी। अच्छा। लोग कहते हैं पैसा आने लगा, लेकिन असल में जो हुआ वो ये था, उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता कम हुई, जिससे उनका व्यवहार बदला और बदले हुए व्यवहार से बेहतर परिणाम मिले। तो इसका मतलब है कि हकीकत नहीं बदली, इंसान का व्यवहार बदला, और व्यवहार से नतीजे बदलते हैं। ये रहस्यवाद नहीं, ये तो मनोविज्ञान है। एकदम सही कहा आपने। जब अंदर का शोर कम हो जाता है तो बाहर के अवसर ज्यादा साफ दिखाई देने लगते हैं। व्यक्ति प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब देता है। वो अपने विनाशकारी पैटर्न को दोहराना बंद कर देता है। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली और तार्किक लगता है अगर इसे सही तरीके से समझा जाए। लेकिन ये तरीका बहुत आसानी से गलत दिशा में भी जा सकता है ना? बिल्कुल। ये हानिकारक कब हो जाता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। होपोनोपोनो तब जहरीला बन जाता है जब ये कर्म की जगह ले लेता है, जब ये अन्याय को सही ठहराने लगता है, और सबसे खतरनाक, जब ये पीड़ितों को ही दोष देने लगता है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आध्यात्मिक पलायनवाद या स्पिरिचुअल बाईपासिंग। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक अपमानजनक रिश्ते में है। उसे ये सलाह देने के बजाय कि वो सीमाएं तय करे, मदद मांगे या उस रिश्ते को छोड़ दे, उसे ये कहा जाए कि बस अपने अंदर की सफाई करो और तुम्हारा पार्टनर बदल जाएगा। हाँ, और ये बहुत खतरनाक है। ये उपचार नहीं है, ये समस्याओं से बचना है। ये पीड़ित को ये महसूस कराता है कि दुर्व्यवहार भी उसी की गलती है। और कुछ गुरु तो इसे बेचते भी इसी तरह हैं। वे शांति को एक उत्पाद बना देते हैं। यह कहना कि किसी की बुरी स्थिति के लिए सिर्फ उसके विचार जिम्मेदार हैं, ये तो सामाजिक समस्याओं को पूरी तरह से अनदेखा करना हुआ। बिल्कुल, क्योंकि तब ये सशक्तिकरण का उपकरण नहीं रहता, ये नियंत्रण का एक साधन बन जाता है। ये सोचना कि गरीबी या भेदभाव सिर्फ किसी व्यक्ति की नेगेटिव वाइब्रेशंस का नतीजा है, ये एक बहुत ही क्रूर सोच है। कर्म का कोई विकल्प नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। होपोनोपोनो एक सहायक उपकरण है, कर्म का विकल्प नहीं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए होपोनोपोनो की असली शक्ति को फिर से परिभाषित करते हैं। इसका मकसद सब कुछ आकर्षित करना नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक उथल-पुथल से काम नियंत्रित होना है। लक्ष्य ये नहीं है कि मैं कुछ भी प्रकट कर सकती हूँ, बल्कि ये है कि मैं जीवन की चुनौतियों का सामना बिना टूटे कर सकती हूँ। बिल्कुल, अंतिम सारांश यही है। होपोनोपोनो किसी को बचाएगा नहीं, या आपके बिल नहीं भरेगा, या किसी बीमार रिश्ते को अपने आप ठीक नहीं कर देगा। लेकिन ये आपको नरम, साफ और तैयार कर सकता है, और उस शांत और स्पष्ट मनस्थिति से बेहतर विकल्प उभरते हैं, बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं होता कि ब्रह्मांड बदल गया, बल्कि इसलिए कि व्यक्ति खुद बदल गया। यह आत्म जिम्मेदारी का एक गहरा अभ्यास है, इच्छा पूर्ति का नहीं। और हम श्रोताओं को सोचने के लिए एक अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ते हैं। क्या कोई एक अलग जीवन को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, या इस जीवन की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है?